हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 90 प्लस क्लासेस। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर कंटिन्यू कर रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज क्लास 12th का। हमने इसको ऑलमोस्ट एंडिंग पे है चैप्टर, मतलब हमने सारे जो इसके टॉपिक्स थे मेन कर लिए थे। और आज एक और सबसे बड़ा जो मैंने आपको बताया था, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, एक टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। इसको आज हम कवर करेंगे। अब ये जो टॉपिक है वो किस बारे में है कि मैनेजमेंट, एक कोई जो मैनेजर मैनेजमेंट संभाल रहा है उसको आप क्या मानोगे? क्या उसको एक आर्ट मानोगे कि एक वो कला है ऐसा करना? क्या उसको एक साइंस मानोगे या उसको एक प्रोफेशन मानोगे? तो इन तीनों को हमें चेक करना है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आर्ट से कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट, की मैनेजमेंट को आर्ट माने या ना माने। तो इसको बच्चों करते कैसे? आपको किसी को भी कंपेयर करना है, मतलब मेरे को कंपेयर करना है कि मैं किसी इस पर्सन के जैसा हूँ या नहीं। तो मैं देखूंगा ना कि जो आदतें उसमें हैं वो आदतें मेरे में है या नहीं, जो उसमें हैबिट्स हैं वो मेरे में है या नहीं। तो ऐसे ही हम देखेंगे कि आर्ट के जो फीचर्स हैं, ये 3 फीचर्स लिखे हुए हैं कि हर आर्ट में ये 3 फीचर्स होते ही हैं। तो मैनेजमेंट में भी अगर ये 3 फीचर्स हैं तो मान लेंगे कि मैनेजमेंट भी एक आर्ट है। ऐसे ही हम साइंस का चेक करेंगे और प्रोफेशन का चेक करेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब देखो क्या लिखा हुआ है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। अब अगर आपको कोई भी आर्ट सीखनी है, चाहे डांसिंग हो, सिंगिंग हो, कोई भी हो, आपको उसके लिए पहले कोई थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी पड़ेगी उस आर्ट से रिलेटेड। अगर मैं सिंगिंग सीख रहा हूँ तो मेरे को सारे गामा सीखना पड़ेगा। डांसिंग सीख रहा हूँ तो वो डांसिंग की जो भी आर्ट है वो कहाँ से आया, कैसे आया, वो सीखना पड़ेगा। तो क्या लिखा हुआ है, एवरी आर्ट हैज़ अ सर्टेन थ्योरेटिकल नॉलेज। जिस आर्ट को आप सीखना चाह रहे हो उससे रिलेटेड आपको थोड़ी सी सर्टेन नॉलेज लेनी पड़ेगी थ्योरेटिकली। तो अब मैनेजमेंट में भी जब मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो बच्चों आपकी जो बुक है बीएसटी की पार्ट ए, वो पूरा मैनेजमेंट के ऊपर ही है। तो अगर किसी को मैनेजमेंट सीखना है तो उसको भी ये सारी थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़नी पड़ेगी। अभी आप सेकंड चैप्टर में जाओगे तो आप मैनेजमेंट के रूल्स प्रिंसिपल्स पढ़ोगे, फिर मैनेजमेंट के फंक्शन पढ़ोगे। तो ये सारा आप भी तो एक मैनेजमेंट में थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहे हो ना। तो क्या लिखा हुआ है, देयर इज अ लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल इन द वेरियस एरिया ऑफ मैनेजमेंट विच द मैनेजर हैज़ टू स्पेशलाइज इन। कि अगर आपको मैनेजमेंट करना है तो आपके पास वो नॉलेज होनी चाहिए। कंपलसरी नहीं है, अगर होगी तो आप अच्छे से मैनेजमेंट कर पाओगे। तो ये जो पहला फीचर है आर्ट का, वो दोनों का, आर्ट और मैनेजमेंट का सेम है। तो हम ये मान के चलेंगे कि मैनेजमेंट का पहला फीचर मैच हो रहा है। अब आते हैं सेकंड में, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब देखो आपके इंडिया की ही हम सिर्फ बात करें तो कितने सारे सिंगर हैं, बट हर सिंगर के गाने का तरीका अलग है, हर डांसर के डांस करने का तरीका अलग है। सीखा सबने सारे गामा पा होगा सिंगर्स ने, सबको पता होगा कि सुर ताल क्या होते हैं, लेकिन हर सिंगर अलग तरीके से गाता है। हनी सिंह रैप करने में अच्छा है, अरिजीत सिंह सैड सॉन्ग करने में अच्छा है। तो हर सिंगर की एक स्पेशलाइजेशन होती है। तो आर्ट में क्या होता है, एवरी लेवल, क्या लिखा हुआ है, एवरी आर्टिस्ट अप्लाई बेसिक नॉलेज इन द पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट। जो उसने जो भी नॉलेज ली है उसको वो पर्सनलाइज तरीके से अप्लाई करता है उस कॉन्सेप्ट को, उसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी भी लाता है, चेंज करता है। तो एक मैनेजर भी, हम मैनेजमेंट में देखते हैं, अब मैनेजमेंट अप्लाइज द साइंटिफिक मेथड्स एंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जो उसने नॉलेज ली है टू अ गिवन सिचुएशन, एक गिवन सिचुएशन उसे दी जाएगी या कोई उसके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, उसको वो अपने यूनिक तरीके से करता है, मतलब सोल्व करता है। अब देखो जो लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं, एमबीए करते हैं, उन सब ने मैनेजमेंट में सेम पढ़ाई करी है। आप भी जो 12th में पढ़ रहे हो आपके सारे बच्चे सेम पढ़ेंगे, लेकिन सबका आंसर लिखने का तरीका अलग होगा। हो सकता है आप अच्छी इंग्लिश लिखो, अच्छे वर्ड्स यूज़ करो मैनेजमेंट से रिलेटेड, बट आपका दोस्त ना कर पाए। तो ऐसे ही एक मैनेजर, सबके पास ऑलमोस्ट नॉलेज सेम होती है, सबने एक स्पेसिफिक नॉलेज पढ़ी होती है, लेकिन एक अगर कोई सिचुएशन दी जाए और 2 पर्सन है, मैनेजर ए और बी, हो सकता है मैनेजर ए बहुत इजीली सोल्व कर ले, उसको यूनिक तरीके से सोल्व कर ले, बट बी ना कर पाए। तो हर पर्सन, हर आर्टिस्ट, हर मैनेजर अपना पर्सनलाइज तरीका लगाता है, कुछ ना कुछ यूनिक करता है एक सिचुएशन से निकलने के लिए। तो ये वाला भी जो सेकंड फीचर भी आर्ट का है वो पूरी तरह से एप्लीकेबल होता है कि आर्ट में भी पर्सनलाइज एप्लीकेशन और मैनेजमेंट में भी। अब आते हैं बच्चों थर्ड वाले में कि बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जो एक आर्ट है वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, प्रैक्टिस पे बेस्ड है। जितनी ज़्यादा एक आर्टिस्ट प्रैक्टिस करेगा वो उतना अच्छा होता जाएगा अपनी आर्ट में, और जितना वो क्रिएटिविटी लाएगा उतना वो यूनिक होता जाएगा। क्या लिखा हुआ है, आर्ट इन्वॉल्व्स कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस एंड विद एडिड क्रिएटिविटी। आपको कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, अगर आपने प्रैक्टिस करना छोड़ दी तो आपकी आर्ट वीक होती जाएगी। ऐसे ही मैनेजमेंट सेटिस्फाई दिस क्राइटेरिया एज अ मैनेजर गेन एक्सपीरियंस थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस एंड बिकम मोर इफेक्टिव। इफेक्टिव वर्ड आप पहले भी पढ़ चुके हो कि ऐसे ही जैसे एक आर्टिस्ट डेली
प्रैक्टिस करता है अपना, ऐसे ही एक मैनेजर डेली कुछ बुक्स पढ़ता है या कुछ क्रिएटिविटी करता है अपने दिमाग में कि ऐसे नहीं तो मैं इस प्रॉब्लम को ऐसे सोल्व करके देखता हूँ, बार बार प्रैक्टिस करेगा, उसमें क्रिएटिविटी लाएगा, तब जाके वो प्रॉब्लम सोल्व होगी। जैसे आपका वो आपने सुना होगा कि पेटीएम था, पहले आया था आपका पेटीएम और फिर आया था आपका फोन पे। अब ये दोनों पेमेंट ऐप पहले आ चुके थे, इसके बाद आया था भारत पे, जो अश्नीर ग्रोवर वाला था भारत पे। पहले पेटीएम और फोन पे से जो नॉलेज पेमेंट होती थी वो होती थी नंबर के थ्रू, कि आपको दुकानदार का नंबर पता चलेगा, आप उस नंबर को ऐप में डालोगे, फिर आप पेमेंट करोगे। तो भारत पे वालों ने सिर्फ कोई चेंज नहीं किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया कि नंबर से अच्छा है हम एक स्कैनर लगा लेते हैं, जिसे हम क्यूआर कोड कहते हैं। सीधा दुकानदार के पास वो क्यूआर कोड होगा, जैसे ही कस्टमर आएगा उसे स्कैन करेगा और अपने आप उस दुकानदार की सारी डिटेल आ जाएगी, नाम और नंबर। तो ये एक क्या हुआ, इनके पास भी वो नॉलेज थी, बट इसने एक प्रॉब्लम आई उसे सोल्व करा, क्योंकि नंबर वाले में बहुत दिक्कत होती थी। अगर बहुत सारे कंज्यूमर खड़े हैं तो किस किस को नंबर बताएगा, और नंबर गलत बता दिया तो फिर प्रॉब्लम। अब क्यूआर कोड में क्या होता है, एक साथ 10 बंदे स्कैन करते हैं और पेमेंट कर देते हैं। तो ऐसे ही एक जो आपका वो है मैनेजर है, वो क्रिएटिविटी लाता है और बार बार प्रैक्टिस करता है किसी चीज़ की। तो ये वाला भी जो फीचर है आर्ट का, वो आपके मैनेजमेंट के साथ मैच करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर्ट के तीनों फीचर मैच करते हैं मैनेजमेंट के साथ। तो हम कह सकते हैं जो मैनेजमेंट है वो एक कंप्लीट आर्ट तो है। अब हम आगे चेक करेंगे कि मैनेजमेंट साइंस है या प्रोफेशन है या नहीं। तो देखो बच्चों, अब देखते हैं कि मैनेजमेंट एज अ साइंस है या नहीं है। क्या मैनेजमेंट को हम साइंस बोल सकते हैं तो या नहीं बोल सकते। तो पहला क्या है साइंस का फीचर, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अब जिस भी पर्सन को साइंस की नॉलेज लेनी है तो इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से चलना पड़ेगा। मान लो कोई डॉक्टरी की पढ़ाई करने जा रहा है, डॉक्टर बनना है, तो उसको पहले पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बताएंगे ना, कि हाथ होते हैं, पैर होते हैं, हेड होता है, ब्रेन होता है, या सीधा ही उसको लीवर किडनी खोल के दिखा देंगे, ऐसा तो हुआ नहीं। आपने भी जब साइंस पढ़ी बचपन में, जो पहले आपको 6th क्लास में सिखाई गई वो बेसिक साइंस सिखाई, फिर थोड़ा एडवांस लेवल सिखाया 7th, फिर 8th, फिर 9th, फिर 10th, ऐसे चला आपका साइंस। ये तो हुआ नहीं साइंस वाला टॉपिक आपको पहले करवा दिया, क्योंकि वो एक सिस्टम बना हुआ था कि आपको पहले ये नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, उसके बाद आप आगे का समझ पाओगे। तो क्या लिखा हुआ है, साइंस हैज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज टू बी स्टडीड। जो भी आपको साइंस सीखनी है तो सिस्टमैटिक तरीके से सीखना पड़ेगा। तो बच्चों मैनेजमेंट में भी ऐसा ही होता है, जब आप अपनी बुक का इंडेक्स खोलोगे तो उसमें जो 4th चैप्टर है, 4th प्लानिंग, फिर 5th ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, तो वो एक सिस्टमैटिक तरीके से वो एक लाइन में लगे हुए हैं कि सबसे पहले आपको फंक्शन मैनेजमेंट का प्लानिंग ही पढ़ना पड़ेगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपको सीक्वेंस समझ में आए कि कौन सा पहले होता है कौन सा बाद में होता है। तो जैसे साइंस में है वैसे ही मैनेजमेंट आल्सो हैज इट्स ओन थ्योरी एंड प्रिंसिपल दैट हैव डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन बैठा और उसने एक ही बार में बुक लिख दी, पूरी रिसर्च की गई, पूरे टाइम लगा 10 साल, 20 साल, 50 साल, हर बंदे ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी। अभी हम सेकंड चैप्टर में 2-3 पर्सन के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने मतलब प्रिंसिपल दिए थे मैनेजमेंट के। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई होती है मैनेजमेंट के भी, तो दोनों में ही सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसका मतलब ये वाला जो फीचर्स है वो साइंस और मैनेजमेंट का बिल्कुल सेम है। अब आते हैं सेकंड वाले फीचर पे, और मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है ये, क्या है, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन। जो भी बच्चों साइंस के प्रिंसिपल बने, मतलब रूल बने, वो कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट किया गया, फिर उस एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट आया, ऑब्जर्व किया गया कि क्या पॉजिटिव इंपैक्ट क्या नेगेटिव इंपैक्ट आ रहे हैं, तब जाके ये रूल बनाया गया। आप सबने बचपन में लिटमस पेपर होता था, हाँ उसका टेस्ट किया हुआ है। लिटमस पेपर होता था, आधा ब्लू या ऐसा कुछ होता था, उसमें एसिड और बेस डालते थे तो वो कलर चेंज होता था। तो वो किसी ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है 1 बार, 10 बार, 100 बार कि सच में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब जाके वो प्रिंसिपल उसने दिया होगा। ऐसा नहीं रात को सपना आया और कुछ बता दिया। तो क्या लिखा हुआ है, साइंटिफिक प्रिंसिपल आर डेवलप्ड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट 10 बार किया जाता है, उसमें चेंजेस किए जाते हैं, तब जाके अप्लाई किया जाता है। एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, तो बहुत फिर उससे ऑब्जर्वेशन मिलती है, फिर जाके प्रिंसिपल बनता है। अब आगे क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट आर आल्सो डराइव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। अब साइंस में हम किसी चीज का एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो केमिकल ले लिए या कोई नेचुरल चीज ले ली, लेकिन जो मैनेजमेंट होता है वो किस चीज पे एक्सपेरिमेंट करता है, ह्यूमन बिहेवियर पे, कि अगर मैं अपना मैनेजमेंट चेंज करता हूँ, स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट कर देता हूँ, तो मेरे जो एम्प्लॉइज है, मेरे जो वहाँ पे ह्यूमन एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उनके बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है, क्या उनकी एफिशिएंसी बढ़ रही है
या उनकी एफिशिएंसी कम हो रही है। इसलिए अब देखो आपको इतना पढ़ के तो लग रहा होगा कि मैनेजमेंट में भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, साइंस में भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, लेकिन आगे आपकी सबकी बुक में एक लाइन दे रखी है, मैनेजमेंट डील्स विद द ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन बिहेवियर। जो मैनेजमेंट है वो लोगों से इंटरेक्ट करेगा और उनके बिहेवियर से करेगा। अब हर पर्सन का बिहेवियर अलग होगा। हो सकता है मैं कोई डिसीजन लूं जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, वो एक पर्सन को तो अच्छा लगे, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, बट एक की कम हो जाए, तो क्योंकि सबका बिहेवियर अलग अलग है। आगे क्या लिखा हुआ, ह्यूमन बिहेवियर द आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग एक्यूरेट। हम एक्यूरेटली नहीं बता सकते कि अगर ये चेंज किया जाएगा तो इस वजह से एफिशिएंसी बढ़ेगी ही बढ़ेगी या कम होगी ही होगी। हो सकता है कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम करने लग जाए या कोई एम्प्लॉय बहुत खराब काम करने लग जाए। साइंस में ऐसा नहीं होगा। साइंस का जो रूल है कि ग्रेविटी की वजह से कोई चीज ऊपर से नीचे आएगी तो वो तो सब जगह एप्लीकेबल होगा। तो इसी वजह से ह्यूमन बिहेवियर की वजह से हम मैनेजमेंट को इनएग्जैक्ट साइंस बोलते हैं कि वो पूरी तरह एग्जैक्ट नहीं है, इनएग्जैक्ट साइंस है, कहीं ना कहीं वो गलत हो सकती है। तो ये वाला पॉइंट भी हो गया। अब आते हैं थर्ड पॉइंट में, यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब जो बच्चों साइंस के रूल है वो सब जगह पूरे यूनिवर्स में सेम है। जो पढ़ाई आपको इंडिया में करवाई जा रही है वही अमेरिका में होगी साइंस की, वही किसी और देश में होगी, इंडिया में मतलब किसी और कंट्री किसी और सिचुएशन में होगा, सब जगह सेम होगा। साइंटिफिक प्रिंसिपल है यूनिवर्सल वैलिडिटी एप्लीकेशन। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता। देखो क्या लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड अ मैनेजर विद अ सर्टेन स्टैंडर्ड टेक्निक। अब एक टेक्निक है मैनेजमेंट में, हम टेक्निक पढ़ेंगे। एक पर्सन ने दी थी टेलर ने कि आप अगर आपके कोई सिचुएशन में फंस जाते हो तो वहां पे आप ये एप्लीकेबल कर लो टेक्निक। लेकिन वो टेक्निक बच्चों हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करता है मैनेजमेंट। अब इंडिया के एम्प्लॉय का ह्यूमन बिहेवियर अलग होगा, चाइना का अलग होगा, अमेरिका का अलग होगा। ये तो आपने पहले ही पढ़ा कि हर लोगों का जगह का ह्यूमन बिहेवियर अलग होता है। तो यूनिवर्सल वैलिडिटी वहां पे खत्म हो जाती है मैनेजमेंट की, क्योंकि वो कभी भी अलग अलग सिचुएशन में सेम नहीं रह सकता। हो सकता है अगर मैं इंडिया में 10% डिस्काउंट दूं किसी चीज में तो मेरी सेल्स ऊपर चली जाए, लेकिन बाहर के देश में ऐसा ना हो। इसी वजह से देखो अगर जो हमारी लग्जरी गाड़ियां होती है जैसे ऑडी हो गई, BMW हो गई, अब बाहर के देश में ये कैसे मैनेजमेंट करते हैं जब अपनी गाड़ी को बनाते हैं तो इनके माइंड में क्या होता होगा कि हमें डिजाइन बहुत अच्छा बनाना है, डिजाइन एकदम यूनिक होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए सुपर कार है, फास्ट कार है और 2 सीटर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इंडिया में आते हैं इनकी मैनेजमेंट चेंज हो जाती है। इंडिया में आते हैं क्या सोचते होंगे कि हमें डिजाइन पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना, हमें एफिशिएंसी में मतलब माइलेज पे ध्यान देना है कि माइलेज ज्यादा आए और 2 की जगह 5 लोग बैठ पाए। अगर आप ऑडी के मॉडल्स बाहर के देश में चेक करोगे और इंडिया में चेक करोगे तो बहुत फर्क दिखेगा आपको। आप बाहर से मंगवा सकते हो बट इंडिया के लिए अलग से उनको मैनेजमेंट अपना चेंज करना पड़ा। तो यूनिवर्सल वैलिडिटी तो बिल्कुल भी मैच नहीं होता साइंस और मैनेजमेंट का। साइंस पूरी तरह यूनिवर्सल है पर मैनेजमेंट नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एग्जैक्ट एज अ प्रिंसिपल ऑफ साइंस, दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आप साइंस के रूल को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मैनेजमेंट का जो रूल है वो चेंज हो सकता है अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब करते हैं बच्चों लास्ट हमारा मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो देखो बच्चों हमारा लास्ट टॉपिक आज की वीडियो का कि मैनेजमेंट को हमने आर्ट देख लिया कि कंप्लीट आर्ट है वो, साइंस कंप्लीट नहीं है, इनएग्जैक्ट साइंस है वो। वर्ड जरूर याद रखना है इनएग्जैक्ट साइंस वाला। अब हम बात कर रहे हैं कि क्या मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन माने या ना माने। पहले प्रोफेशन समझो क्या होता है। एक सीए जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो एक प्रोफेशन है, उसने एक स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन करी है किसी चीज़ में। ऐसे ही एक एडवोकेट और आपका डॉक्टर, ये सब कौन है, प्रोफेशनल है, उन्होंने एक स्पेशलाइज्ड डिग्री ली है एक काम को। सीए ने एक अकाउंटिंग की स्पेशलाइज्ड नॉलेज ली है, डॉक्टर ने मेडिसिन की अपनी पूरी स्पेशलाइजेशन की, एडवोकेट ने लॉ की करी है। तो क्या मैनेजमेंट को भी एक प्रोफेशन कंसीडर कर सकते हैं या नहीं, वो हम देखेंगे। अब पहला पॉइंट क्या है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अब अगर कोई पर्सन सीए बनने जा रहा है, कोई बच्चा सीए के कोर्स में एडमिशन लेना है, तो ऑफ कोर्स है उसका एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होगा कि उसको पहले एक एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा, उसकी जो नॉलेज है वो पढ़नी पड़ेगी, फिर हाई लेवल की नॉलेज पढ़नी पड़ेगी, फिर और हाई लेवल की नॉलेज पढ़नी पड़ेगी। एक वेल डिफाइंड पहले से डिफाइंड होगा कि कम से कम आपके पास जब इतनी नॉलेज गेन हो जाएगी तब आप एक प्रोफेशनल कहलाओगे, तब आपको एक प्रोफेशनल की डिग्री मिलेगी। तो मैनेजमेंट में भी बच्चों ऐसा ही है। जब मैनेजमेंट की अभी तो आप सिर्फ 12th के लेवल पे हो, आपके पास क्या है, सिर्फ एक पार्ट ए है मैनेजमेंट का, उसके कुछ टॉपिक्स हैं। जो लोग प्रॉपर मैनेजमेंट सीखते हैं, मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं आगे जाके,
उनके बेटा जो आपका एक चैप्टर है ना, जैसे प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, उनकी पूरी पूरी बुक होती है, तो उनकी भी एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है कि अगर आपको मैनेजमेंट करनी है तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल आपको पता होने चाहिए, मैनेजमेंट की क्या प्रॉब्लम्स आएगी, एक पर्टिकुलर सिचुएशन को एक मैनेजर कैसे हैंडल करेगा, वो सब आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला फर्स्ट वाला फीचर प्रोफेशन और मैनेजमेंट का मैच करता है। अब आते हैं सेकंड फीचर में, क्या लिखा हुआ है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब एक पर्सन एज अ सीए किसी कंपनी में तभी काम कर सकता है जब उसके पास सीए की डिग्री है। कोई वकील तभी बन सकता है, एडवोकेट तभी बनेगा जब उसने एडवोकेट के पेपर पास करे हैं और उसके पास डिग्री है उसकी, ऐसा ही डॉक्टर का। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर किसी बिजनेस की मैनेजमेंट करनी है तो आपके पास कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इस चीज़ के लिए नॉलेज लिया या नहीं लिया, एग्जाम लिया या नहीं लिया। हाँ, मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको कुछ इंस्टीट्यूट में जाने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, क्वालिफिकेशन देनी पड़ती है, बट किसी बिजनेस को मैनेज करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई डिग्री हो। तो क्या लिखा हुआ है, द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन। जब तक आप वो एग्जामिनेशन पास नहीं करोगे आप प्रोफेशनल नहीं कहलाओगे। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन बीइंग डेजिग्नेटेड एज ए मैनेजर ऑफ एनी बिजनेस। लेकिन यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है मैनेजमेंट में। हो सकता है कोई 5th फेल पर्सन हो जिसने 5वीं के बाद कोई पढ़ाई नहीं करी, वो आपसे ज़्यादा अच्छी मैनेजमेंट कर ले, उसको मार्केट की समझ हो, बिजनेस की समझ हो, चाहे कोई डिग्री ना हो। आपने देखा ही होगा इतने बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं, 12th पास बच्चे भी आजकल इतना बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, शार्क टैंक में आप लोगों ने देखा ही होगा। तो ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये वाला जो फीचर है वो मैनेजमेंट और प्रोफेशन का सेम नहीं है। अब आते हैं हमारा थर्ड में, प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब पहले ये समझो एसोसिएशन क्या होता है। अगर आपने कभी कभी देखा होगा किसी गाड़ियों के पीछे एक लोगो लगा होता है सीए का, ऐसा एडवोकेट के पीछे, गाड़ियों के पीछे वकीलों की बार काउंसिल का लोगो लगा होता है, स्टिकर सा लगा होता है गोल सा, ऐसे ही डॉक्टर्स के पीछे। इसका मतलब क्या है, अगर किसी सीए को, बच्चे को सीए करना है तो उसके पास, उसको कहाँ जाना पड़ेगा, आईसीएआई के पास, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अगर डॉक्टर बनना है तो आपको एम्स के पास जाना पड़ेगा, यही आपके रजिस्ट्रेशन करेंगे कोर्स में, यही आपके एग्जाम लेंगे, यही आपकी फीस लेंगे और यही आपको डिग्री लेंगे। तो वो होती है प्रोफेशनल एसोसिएशन। इन सब की जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनकी एक एसोसिएशन बनी हुई है, मतलब सब मिलके काम करते हैं, इनके अंदर ही आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, यही आपको सब कुछ काम सिखाएंगे कैसे काम होगा। और क्या होगा, अगर देखो क्या लिखा है, ऑल प्रोफेशनल आर रेगुलेटेड बाय अ प्रोफेशनल एसोसिएशन विच रेगुलेट्स एंट्री। आप इस एग्जाम में एंट्री भी कर सकते हो या नहीं कर सकते। ग्रांट सर्टिफिकेट, आपकी डिग्री है ये आपको देंगे टू द प्रोफेशनल। देयर आर सेवरल एसोसिएशन, यहाँ तक तो था प्रोफेशन की बात। अब आगे क्या कह रहा है, देयर आर सेवरल एसोसिएशन ऑफ प्रैक्टिसिंग मैनेजमेंट या मैनेजर इन इंडिया। इंडिया में भी कुछ है ऐसी एसोसिएशन जहाँ पे आप मैनेजमेंट सीख सकते हो, मैनेजर बन सकते हो जाके, जैसे IIM हो गया। बट यहाँ पे जाना कंपलसरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने IIM से एसोसिएशन के आप मेंबर नहीं हो तो आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते। लेकिन ये जो प्रोफेशन है, जब तक आपको ICAI की डिग्री नहीं होगी, वो आपको एक वैलिड, हर CA का, हर डॉक्टर का, हर एडवोकेट का एक यूनिक वो होता है, आइडेंटिटी नंबर होता है और एक स्टैंप होती है। वो कौन प्रोवाइड करवाता है, इनको एसोसिएशन। कल को मेरे को किसी डॉक्टर के खिलाफ कंप्लेंट करनी है कि इसकी डिग्री छीन ली जाए, ये गलत काम कर रहा है, तो मैं किसके पास जाऊंगा, उनकी प्रोफेशनल एसोसिएशन के पास। लेकिन मैनेजमेंट की ऐसी कोई एसोसिएशन नहीं है, ना ही कंपलसरी है कि आपको इनका मेंबर बनना पड़ेगा तभी आप काम कर सकते हो। जैसे जिम होते हैं, आप जिम में जाते हो तो आप वहाँ की मेंबरशिप लोगे ना, तभी उसमें जिम में जाके आप एक्सरसाइज कर सकते हो। लेकिन आपको योगा करनी है, वो तो आप पार्क में जाके कहीं भी कर लोगे, अपने घर पे भी कर लोगे, ऐसा कुछ रूल नहीं है। तो ऐसे ही ये वाला फीचर भी मैच नहीं करता। अभी तक मैनेजमेंट की कोई कंपलसरी एसोसिएशन नहीं है जहाँ पे आपको रजिस्टर्ड होना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। अब ये थोड़ा बहुत थर्ड पॉइंट से ही रिलेट है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। एथिकल आप सबको पता होगा क्या वर्ड होता है, कि क्या चीज आपके लिए अच्छा है क्या नहीं। तो क्या लिखा है, ऑल प्रोफेशनल आर बोन्ड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट विच गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स। मेंबर्स मतलब ये प्रोफेशनल की बात कर रहा है। जितने भी सीए हैं, जितने भी डॉक्टर हैं और जितने भी एडवोकेट हैं, इनकी एसोसिएशन इनको कुछ रूल्स देती है कि आपको ये काम करना और ये काम नहीं करना। जैसे एक सीए को बोला जाता है कि आपको ट्रू एंड फेयर अकाउंट्स बनाने हैं, आपने उसमें फ्रॉड नहीं करना। डॉक्टर्स को बोला जाता है कि किसी मरीज को मना नहीं करना, किसी को गलत दवाई नहीं देनी।
ऐसे एडवोकेट को बोला जाता है कि आपको रूल्स जो लॉ है उसका मिसयूज नहीं करना और अपने क्लाइंट को सच्चाई के साथ रहना है, लॉ का मिसयूज नहीं करना एक तरह से। लेकिन मैनेजमेंट का ऐसा देयर आर नॉट सच कंपलसरी कोड ऑफ कंडक्ट, मैनेजमेंट के लिए ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। हाँ, अगर आपने कोई स्पेसिफिक एसोसिएशन के अंदर, जैसे आपने IIM के आप मेंबर बन गए हो, फिर आपको उनके रूल्स मानने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप किसी पर्टिकुलर एसोसिएशन में नहीं हो, सिर्फ ऐसे ही बिजनेस का मैनेजमेंट कर रहे हो, तो आपके लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। आपको जो सही लगता है एज पर सिचुएशन, आपके बिजनेस को प्रॉफिट होना चाहिए, वो ही आपके लिए सही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये वाला भी मैनेजमेंट का फीचर काम नहीं करता। अब लास्ट है सर्विस मोटिव। अब ये सबसे ईजी है कि जितने भी प्रोफेशनल है इनका काम क्या है, अपने क्लाइंट को अच्छी सर्विस देना। जैसे CA का काम है अकाउंट्स बनाना, डॉक्टर का काम है उसकी जो मरीज आया है, जो भी पेशेंट आया उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करना है, ऐसे ही एडवोकेट का है। लेकिन अब ये तो अपना प्रॉपर काम करेंगे, उनका काम यही है। मैनेजमेंट का काम पूरी तरह से सर्विस नहीं देना है। मैनेजमेंट क्या का काम क्या, प्रॉफिटेबल रखना अपने बिजनेस को, एफिशिएंटली प्रॉफिट हो उसे। अब वो करता कैसे, इसको वो प्रॉफिट कैसे करवाएगा, मतलब अपनी कंपनी का, जब वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी सोसाइटी के को अच्छे गुड्स प्रोवाइड करवाएगा, तभी उसका बिजनेस चलेगा, प्रॉफिटेबल होगा। तो एक तरह से वो भी हमें सर्विस ही तो दे रहा है, एक बिजनेस हमें सर्विस ही दे रहा है कि वो हमें अच्छे गुड्स प्रोवाइड करवा रहा है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो एक तरह से वो भी हमें सर्विस ही देता है, मैनेजमेंट भी। अब देखो 5 पॉइंट से इसके 3 पॉइंट मैच नहीं करते, बाकी सबका क्या होता है, 3 थे, 8 के तो तीनों मैच कर रहे थे। साइंस का एक पूरा मैच कर रहा था और यूनिवर्सल वाला पूरी तरह नहीं कर रहा था और सेकंड वाला आधा कर रहा था। लेकिन इसमें ये 3 बिल्कुल नहीं करते और यहीं से खासकर ये रिस्ट्रिक्टेड एंट्री वाले पॉइंट से या प्रोफेशनल एसोसिएशन वाले से केस स्टडी बन के आती है। तो ये था बच्चों आपका आज का टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बड़ा टॉपिक भी है ये, आप बुक में भी देखोगे तो काफ़ी बड़ा है ये। अब फर्स्ट चैप्टर का हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचा है लास्ट, कोऑर्डिनेशन, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर करेंगे हम इसकी कुछ केस स्टडीज और MCQ। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो।